नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, बहुत ही दिलचस्प शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। पत्रकार थे, मन हुआ तो पत्रकारिता छोड़ दी और फिर बन गए बिजनेसमैन। अब 72 देश वो घूम चुके हैं। 72 देश घूमना कोई आसान काम नहीं होता। कहते हैं कि दुनिया में 72 देश क्या, 50 देश भी यदि कोई घूम ले तो बहुत बड़ी बात होती है। 72 देशों का उनका अनुभव क्या है, 72 देशों को घूमने के बाद क्या निचोड़ है उनका, वो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अमेय मोहन मौजूद हैं। अमेय जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा अमेय जी, अमूमन ऐसा कहा जाता है कि जो घूमना फिरना है बड़ा महंगा शौक है। कितना महंगा शौक है? देखिए, थोड़ा महंगा तो ज़रूर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सस्ता शौक है, लेकिन अगर आपको शौक है तो आप कम खर्चे में भी घूमने का अपना शौक पूरा कर सकते हैं। उसके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन खर्चीला शौक तो थोड़ा ज़रूर है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप हॉस्टल में रह सकते हैं, या बजाय आप फ्लाइट लेने के आप ट्रेन ले सकते हैं। ऑप्शंस हैं। अगर आप में जुनून है तो आप घूमेंगे ज़रूर। अच्छा देखिए, अभी तो ठंड का मौसम है और लोग ऑप्शंस ढूंढ भी रहे होंगे, तो आप थोड़ा ये बताएं कि ठंड के मौसम में क्या अच्छा? पहाड़ अच्छा, बीच अच्छा, अच्छा आखिर है क्या इस ठंड के मौसम में? देखिए, ये सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है। पहाड़ बहुत खूबसूरत और बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं जब ठंड का मौसम होता है। गर्मियों में तो आप जानते हैं कि पहाड़ दिखते नहीं, सर्दियों में ही दिखते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बीच जाना प्रेफर करूँगा। मैं दिल्ली में नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में ठंड वैसे ही है, तो बीच मतलब आपको एक थोड़ा ब्रेक देते हैं मौसम से, कि यहाँ शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट पहन के आप घूम सकते हैं, आप मस्ती कर सकते हैं। बिल्कुल कहीं सुबह के 5 बजे निकल सकते हैं, शाम के 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे निकल सकते हैं। ये आपको पहाड़ में नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको शौक़ है कि पहाड़ देखने हैं मुझे, मतलब अपने पूरे शबाब पर एकदम खूबसूरती जब उनकी निखर के आती है, वो तो विंटर्स में आती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत चर्चा चलती है कि आमतौर पर लोग पूछते हैं कि आप हिल पर्सन हैं या बीच पर्सन हैं। उस तरीके से ही ऐसा जैसे पूछा जाता है कि आप चाय वाले व्यक्ति हैं या कॉफ़ी वाले व्यक्ति हैं। तो इस चर्चा पर क्या कहेंगे आप? जब भी ये चर्चा मेरे सामने आती है, मेरे एक मित्र ने एक बात कही थी कि पहाड़ जो है वो मुझे अध्यात्म जैसा सुख देते हैं। मेरे साथ भी यही बात है, पहाड़ मुझे अध्यात्म जैसा सुख देते हैं, लेकिन समंदर में वो बियर वाली मदहोशी है। तो इन दोनों का बहुत मतलब दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुझसे कोई पूछे तो मैं तो अपने आप को बीच पर्सन कहना चाहूँगा। तो भले मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन वो जो कुछ भी करने की, आप कहीं भी वॉक करके जा सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं, और शॉर्ट्स में, टी शर्ट में घूम रहे हैं आप, तो वो जो है नहा ले रहे हैं थोड़ा बहुत, तो मतलब उसमें समंदर में कहीं का लहरता है, पहाड़ में खामोशी है। ऐसा ऐसा मेरा अनुभव है जी। अच्छा, एक कहावत है कि जैसा देश वैसा भेष। तो बस ये कहावत है या सही मायने में ऐसा होता है? ये जो 70-72 देश घूमे हैं, क्या लगता है, जैसा देश वैसा भेष? देखिए, मुझे लगता है जैसा देश वैसा भेष वाली बात अब है नहीं। पूरी दुनिया में लोग डेनिम पहन के घूमते हैं। हम भी जीन्स पहन के बैठे हैं, आप भी जीन्स पहन के बैठे हैं, और हम दोनों लोग भी जीन्स पहन के बैठे हैं। तो मतलब अब पूरी दुनिया में लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही शर्ट टी शर्ट पहनते हैं। तो वैसा कुछ खास अब रहा नहीं। मतलब अब बस कहावत रह गई। अब बस कहावत रह गई है। मतलब दुनिया का पहनावा, शहरी पहनावा, गाँव में तो बहुत अलग दिखाई देगा आपको, लेकिन शहरी पहनावा तकरीबन एक हो चुका है अब। ऐसा बहुत कहा जाता है कि अगर आप गोवा जाते हैं तो लोकल की तरह घूमिए, आप सब्जी मंडी जाइए, आप जो है वहाँ के लोकल मार्केट्स जाइए। उस तरीके की जो बातें कही जाती हैं कि लोकल बनिए, तो इस तरीके से। हाँ, अगर आप किसी जगह को समझना चाहते हैं तो आपको लोकल बनना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक टूरिस्ट की तरह गए तो आपने वो जगह घूम तो ली, लेकिन आपने उसको अनुभव नहीं किया। मतलब अगर आप सुपरमार्केट में नहीं जाते हैं, कहीं जा रहे हैं, तो सब्जी वहाँ क्या बिकती है, क्या लोग खाते हैं, कितने तरह की ब्रेड होती है, दूध कितने तरह का मिलता है, दही कितने तरह का है, ये आपको पता लगता है जब आप वहाँ रहते हैं और ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। या मीट की मार्केट कहाँ पर है, किस किस चीज़ का मीट मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी जगह को समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऑफ बीट, मतलब टूरिस्टी जगहों को छोड़कर वहाँ भी जाइए, लेकिन उसके अलावा थोड़ा घूमिए कि लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ इनका लोकल मार्केट कहाँ है। तो मुझे लगता है ये बात तो ठीक है कि आपको लोकल तो होना पड़ेगा, तभी आप उस जगह को समझ पाएंगे कि वो है क्या। वरना आप वो जगह देखेंगे 3 4 5 जो आपके आइटनरी में हैं, और आप वहाँ से निकल जाएंगे।
अच्छा, एक बात और भी है कि लोग जब घूमने की बात होती है, जब घूमने फिरने की जब चर्चा होती है, तो लोग बहुत पैसे को लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि यार गोवा जाएंगे 50,000 का खर्चा, कश्मीर जाएंगे 1 लाख का खर्चा, मेघालय चले जाएंगे और खर्चा, आप बाहर विदेश जाने की सोचते हैं तो और खर्चा। तो घूमने के लिए ज़रूरी क्या है? पैसा ज़रूरी है, इच्छा ज़रूरी है, या दोनों चीज़ों की आवश्यकता है? मुझे लगता है सबसे पहले इच्छा ज़रूरी है, उसके बाद आप रास्ते निकाल सकते हैं कि आप कैसे सस्ते में घूमें। एक ही जगह, एक ही डेस्टिनेशन जाने की फ़्लाइट, मान लीजिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो 60,000 की भी हो सकती है और 25,000 की भी हो सकती है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं कि आप केवल एक बैकपैक लेकर जाएंगे, केवल केबिन बैगेज लेकर जाएंगे, चेक इन नहीं ले जाएंगे, आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन इच्छा पहले ज़रूरी है, पैसा बाद में आता है। अच्छा अच्छा, अमेय जी, एक बहुत दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है। जब हम कहीं घूमने फिरने की बात करते हैं तो लोगों के अक्सर सवाल होते हैं, यार गोवा क्यों जा रहे हो या राजस्थान क्यों जा रहे हो? इतने ही पैसे में तो तुम थाईलैंड जा सकते हो, इतने ही पैसे में तो तुम सिंगापुर जा सकते हो। क्या आपको लगता है इस तरह की जो कंपैरिजन अक्सर होती है? आप ये बात ठीक कह रहे हैं और आजकल ज़्यादा होने लगी है, खासकर तब से जब से इंडिगो की या बाकी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हुई है। तो विदेश आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है, मतलब वो एक अलग कल्चर है थाईलैंड का, तो या फिर जो श्रीलंका है आपका, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे लगता है पहले अपना देश देखना चाहिए, ज़रूर अपना देश देखिए, तब आपको पता लगेगा कि आप क्या अलग देख रहे हैं। एक बार आपने अपना देश अगर देख रखा है तो फिर मैं चाहूँगा मैं बाहर भी एक्सप्लोर करूँ, देखूँ दुनिया कैसी है, आखिर है तो वसुधैव कुटुंबकम ही। अच्छा, एक कोई शहर ऐसा बताएं जहां पे आप बार बार जाना चाहेंगे, आपको लगता है यार यहाँ से तो मेरा मन ही नहीं भर रहा, चलो दोबारा वहां चलते हैं, चलो तीसरी बार वहां चलते हैं, चलो चौथी बार वहां चलते हैं। दुनिया में ऐसा शहर इस्तांबुल है। मुझे लगता है कि मेरे जूते के फीते में बांध के रखता हूँ कि कोई मुझसे कहे कि इस्तांबुल चलना है और मैं चल पड़ूंगा। मतलब उतनी वाइब्रेंट सिटी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। रात के 9:30 बजे, पौने 10 बजे इस्तिकलाल स्ट्रीट पर वीकडेज में जो भीड़ होती है, वैसा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। कोई फेयर नहीं, कोई मेला नहीं, कोई त्यौहार नहीं, और इतनी भीड़, बहुत वाइब्रेंट सिटी है। अपने चांदनी चौक में भी नहीं? चांदनी चौक में रात के 9:30 पौने 10 में नहीं होती। अच्छा, 9:30 पौने 10 की बात मैं कर रहा हूँ उस समय में। तो चांदनी चौक में दिन में बिल्कुल होती है, रात में चांदनी चौक भी खामोश हो जाता है। लेकिन इस्तांबुल रात के 9:30 पौने 10, और प्लस वो आधा एशिया में है, आधा यूरोप में है, तो मतलब मुझे वो बहुत वाइब्रेंट सिटी लगी। भारत के शहर तो वाइब्रेंट है ही हैं, लेकिन अगर ग्लोबली कहा जाए तो इस्तांबुल मैं कभी भी जाना चाहूँगा। अच्छा, खाने पीने के लिहाज से, क्योंकि जब हम देखते हैं कि लोग बाहर जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है खाने पीने की। जो खासतौर पर वेजिटेरियन लोग होते हैं वो तो और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार हम गए थे, वहाँ खाने पीने को कुछ था नहीं, तो हम तो बहुत परेशान हो गए। तो खाने पीने के लिहाज से आपको सबसे बढ़िया शहर या कहें सबसे बढ़िया देश कौन सा लगा? देखिए, मैं 2 देशों को मानता हूँ कि खाने पीने के लिहाज से वो जन्नत है, जिसमें पहला थाईलैंड है। थाईलैंड को वैसे भी किचन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप थाईलैंड में कहीं भी खा सकते हैं। मतलब आपको ये देखना नहीं पड़ेगा गूगल रिव्यू चेक करूँ कितने लोगों ने क्या कहा है, आप कहीं भी खाएंगे आपको खाना अच्छा मिलेगा। 100 में 99 जगहों पे आपको खाना अच्छा मिलेगा। और दूसरा देश है इटली, जहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हम लोग भी, हमारे खाने में भी बहुत सारी चीज़ें इटालियन हैं जो कि इटली से आई हैं, और हम उसका रूटीनली हम उसको कंज्यूम करते हैं। पिज़्ज़ा है या जिलाटो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन नंबर 1 पर मैं थाईलैंड को रखूँगा, चूँकि हम लोग मसाला प्रेमी देश से आते हैं। तो नंबर 1 पर थाईलैंड और नंबर 2 पर मैं इटली को रखना चाहूँगा। इटली बहुत रिच है खाने पीने के मामले में, बहुत रिच है। अच्छा, मैं एक चीज़ हमने ये देखी कि आजकल कुछ उस तरह का कल्चर बना, कुछ उस तरह के लोग हमने देखे, खासतौर पर जब से सोशल मीडिया की दुनिया आई, जब से यूट्यूब एक्टिव हुआ, जब से इंस्टाग्राम पर लोग वीडियो डालने लगे, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं हिम्मती लोग कहूँगा ऐसे लोगों को, बड़ी लंबी लंबी यात्राओं पर निकलते हैं। सफ़र शुरू किया भारत से, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान होते हुए जाने कहाँ निकल गए, या सफ़र शुरू किया भारत से तो पता चला कि आपका बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए कहाँ निकल गए। तो ये जो बहुत लंबी लंबी यात्राएं करने वाले लोग हैं, कई कई देश, 22-22, 23-23 देश, एक ही गाड़ी में, एक ही कपड़ों में, एक ही मैं कहूँ एक ही बार में 22 देश, वो लगातार चलते चले जाते हैं बगैर रुके, बगैर थके। तो ऐसे लोगों का आप भी मिले होंगे ऐसे लोगों से। हाँ, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं।
उनके बारे में मुझे कुछ बताएं। उनके वीडियोस बड़े चर्चा में रहते हैं और आप क्यों नहीं बनाते ऐसे वीडियो, वो भी बताएं। दरअसल क्या होता है कि जब हमें कोई वीडियो दिखाता है तो हमें वो उसका खुशनुमा चेहरा दिखता है कि ये बड़ा अच्छा था, ऐसा इसने कर लिया। क्या मुश्किलें आई हैं ये बहुत कम लोग बताते हैं। अब जब आप कोई एक 20-22 देश जाने का सोचते हैं तो आप तो सबसे पहले ये सोचिए कि आपको उन 20-22 देशों का वीज़ा चाहिए, है ना, जो कि एक आसान काम नहीं है। मतलब अगर आपकी यात्रा यहाँ से होते हुए और पाकिस्तान होते हुए आप अफ़गानिस्तान होते हुए ईरान जाना चाह रहे हैं तो वीज़ा कौन देगा उसका। यूरोप जाना चाह रहे हैं तो आप जिन जिन देशों से गुजरेंगे हर देश का आपके पास वीज़ा होना चाहिए। तो ये मतलब उतना आसान नहीं है। दूसरा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उतना लंबा प्लान कर सकूं, बहुत कम सामान लेकर चल सकूं। मतलब वो लोग तो बहुत कम सामान लेकर चलते हैं। तो मुझे लगता है वो एक अलग जीन है उनके अंदर जो देखते हैं कि वो एक ही गाड़ी लेके निकल गए, मतलब। और कुछ मैंने देखा है ऐसे लोग कि कोई एसयूवी लेके निकल गए और लगातार अपना 20-22 देश वो एक ही वे में चले जा रहे हैं। और जो उनकी गाड़ी है उसी को उन्होंने घर बना लिया। पूरे पूरे परिवार मैंने देखा कि एक ही गाड़ी को घर बना लिया है उन्होंने। बिल्कुल। और इसमें जानते हैं बहुत मैटर क्या करता है, बहुत मैटर करता है कि आप किस देश से आते हैं। जैसे अगर आप सिंगापुर के हैं या जर्मनी के हैं या जापान के हैं या अमेरिका के हैं तो मोटा मोटा पूरी दुनिया आपके लिए वीज़ा फ्री है ना, या आपको अराइवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे देश से नहीं आते जिनको ये सुविधा है तो आपको इस तरह की प्लानिंग करने में सबसे पहली समस्या बॉर्डर क्रॉस करने की आएगी, क्योंकि वहीं आपसे वीज़ा मांगा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप फिर भी प्लान कर सकते हैं कि कैसे मुझे, हर देश का नियम है, कोई देश वीज़ा 10 दिन पहले देता है, कोई कहता है 40 दिन के अंदर अप्लाई करो, कोई कहता है रशिया अप्लाई करेंगे तो 40 डेज़ के अंदर करना हो, आपको अप्लाई करना चाहिए। आप शेंगेन 6 मतलब यूरोप 6 महीना पहले कर सकते हैं। लेकिन हर देश का सिस्टम अलग अलग है। उस सब के सिस्टम का तालमेल बिठाकर आपको यात्रा बनानी पड़ेगी कि आपका जब तक वीज़ा वैलिड है उसी दौरान आप उस देश में रहें और वीज़ा खत्म होने से पहले वो देश छोड़ दें। अच्छा, हमें एक बात बताइए कि भाई आप इतने 70-72 देश घूमे, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा क्यों लगा चलो यार घूमने चलते हैं? क्यों चलो यार नौकरी छोड़ देते हैं? अच्छा चलो यार बिजनेस कर लेते हैं, ऐसा कैसे लगा? देखिए, होता क्या है कि ये बात सही है कि इसके लिए एक हिम्मत चाहिए करने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि मतलब दुनिया बहुत बड़ी है और मेरा एक ही शौक़ है कि पैशन है इसकी, घूमना है मुझे। तो देखिए, नौकरी करते हुए तो घूमना संभव नहीं, इतनी छुट्टी तो भारतीय इस दफ्तर में मिलती नहीं है कि आप इतना घूम पाएँ, तो वो असंभव है। तो फिर हिम्मत की नौकरी छोड़ दी कि कुछ अपना किया जाए, देखेंगे जो होगा। तो कर लिया, चल पड़े। और फिर जब घूमने लगे तो लगा कि अभी तो दुनिया तो इतनी बड़ी है कि इसमें मतलब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तब पूरा हुआ ये तो अभी, और खास करके कोविड से हमने और सीखा कि यू हैव गॉट जस्ट वन लाइफ। इसको कहते हैं कि इसको मैं कहता हूँ कि देयर इज नो अदर लाइफ फॉर लेजर एंड प्लेजर, वो भी इसी में करना है। तो अमर जी ने मान लिया कि सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। सही बात, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो आपने नौजवानी का कुल मिला के लुत्फ उठाते हुए आपने 70-72 देश घूम डाले। हाँ। अच्छा, ये बताइए इस पूरे 70-72 देशों में घूमने में पैसा कितना खर्च हुआ? मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहूँ तो मैंने हिसाब नहीं रखा इसका, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसका हिसाब रखूँगा तो मैं घूम ही नहीं पाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि खर्च करते हुए भूल जाइए, क्योंकि वो लगने लगता है इतने पैसे खर्च हो गए, इतने में तो हम ये कर लेते, इतने में तो हम वो कर लेते, इतने में हम ऐसा कर लेते। लेकिन जब आप हिसाब ही नहीं रखते हैं, एक जर्नी ख़त्म हुई, कहानी ख़त्म, तो आपको लगता है ठीक है यार, पता नहीं क्या करते, पता ही नहीं कि कितना पैसा जमा हुआ या होता कितना जमा होता। तो फ्रैंकली बताऊं तो मैंने कभी हिसाब नहीं रखा इसका। ठीक है। आप इन दिनों गोवा में कुछ अपना बिजनेस चलाते हैं। हाँ। तो गोवा को लेके मैं बिल्कुल एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि गोवा पर बड़ी चर्चा होती है कि गोवा के बारे में कहा जाता है कि यार यहाँ तो अब टूरिज़्म कुछ बचा नहीं, ख़त्म हो गया, यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री दम तोड़ रही है, यहाँ पर अब पर्यटक आना नहीं चाहते। तो ये जो जितनी तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर मैं चाहता हूँ दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले कि बाकी लोग बताओ टूरिस्ट गोवा जाते हैं और वो गोवा नहीं जाएंगे तो कहीं और जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे। लेकिन मेरी रोजी रोटी का एक हिस्सा गोवा से जुड़ा हुआ है, तो मैं तो चाहूँगा कि गोवा फ्लरिश करे, है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल मतलब सरकार डेटा दे, आंकड़ा दे, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो दिखाई देता है ना वहाँ पर, खासकर फॉरेनर्स बहुत घटे हैं।
इसकी वजह यूक्रेन रशिया का झगड़ा भी है, और इजरायली बहुत आते हैं, इसराइल हमास का जो गाज़ा में चल रहा है, लेबनान में चल रहा है, सीरिया में चल रहा है, तो वो भी एक रीज़न है। लेकिन वैसे भी फुटफॉल घटा है फॉरेनर्स का, और जो गोवा की समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सरकार को एड्रेस करनी चाहिए। जैसे एक मेजर प्रॉब्लम है गोवा की टैक्सी। मैं गोवा जाता हूँ, यकीन मानिए मैं वहाँ ड्राइव करना नहीं चाहता। 3 से 4 किलोमीटर का 500 रुपये मांगते हैं टैक्सी वाले। 500 रुपये में मैं नोएडा के अपने घर से अभी T3 पहुँच गया था, टर्मिनल 3, 510 रुपये का बिल था। तो ये है, प्लस हमारे यहाँ जो जितना गोवा महंगा हो गया है उस पर एक बार देखना पड़ेगा कितना महंगा क्यों है, क्योंकि जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको इससे सस्ते में लोगों को थाईलैंड, वियतनाम में होटल मिल रहे हैं, और इससे कुछ भी कहिए, इंफ्रा थाईलैंड का बेहतर है यहाँ से, टूरिस्ट इंफ्रा इसको हम कहते हैं। तो अगर आप थोड़ा उसको बेहतर करें, यहाँ पर एक बार देखें, मतलब 15,000 में 12,000 में जो कमरे मिल रहे हैं वो उनकी वर्थ उतनी नहीं है। तो लोगों को लग रहा है कि हम इतने पैसे खर्च करेंगे, इससे सस्ता तो हम थाईलैंड चले जाएंगे, श्रीलंका चले जाएंगे, वियतनाम चले जाएंगे। लोग जा रहे हैं, आप जाकर देखिए, आपको वियतनाम में 5,000 में कैसा कमरा मिलता है, आपका मन खुश हो जाएगा। तो गोवा में कुछ चीज़ें जो ठीक होनी है वो करनी चाहिए, तभी गोवा का चार्म बचा रहेगा। और मैं तो चाहता हूं कि बचा रहे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मेरी तो रोजी रोटी जुड़ी हुई है वहाँ से। तो ये एक बात है। क्राउडेड, ओवर क्राउडेड हो गया है गोवा, ठीक बात है, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट कम आ रहे हैं, देश में ही कम आ रहे हैं, गोवा में भी कम आ रहे हैं। मैंने कहा आपकी वजह है कि श्रीलंका आपको, दूसरी बात, आपको वीज़ा, थाईलैंड ने वीज़ा ख़त्म कर दिया, श्रीलंका ने वीज़ा ख़त्म कर दिया, वियतनाम का वीज़ा बहुत आसान है। तो जब वीज़ा ख़त्म हो गया, आपको पता है, जब किराया देखेंगे, कई बार यहाँ से गोवा 22,000 होता है जाना आना, और बैंकॉक 19,000 होता है। तो लोगों को लगता है कि एक नया देश देख लेंगे, पैसा कम खर्च होगा। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जिसने गोवा के टूरिज्म पर डेफिनेटली असर डाला है। आंकड़े कुछ भी कहते हो, लेकिन आपको वहाँ जाके पता लग जाता है, खासकर अगर आप वहाँ काम करते हैं तो। बिल्कुल। तो ये थे अमेय मोहन, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई। अमेय मोहन लगातार अमर उजाला पर आते रहेंगे और बहुत सारे टिप्स ट्रैवल से जुड़े बताते रहेंगे। और ये हमारा एपिसोड, हमारा ये प्रयास, हमारा ये एक नया शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और फिर दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप बने रहें अमर उजाला के साथ, देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।